तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी ओ गरीबी में, लगी है होड़ सी देखो अमीरी ओ गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। आदम गोडवी जी ने गांधीवाद को लेकर के एक सवाल खड़ा किया इस समाज के बीच में इस कविता के माध्यम से। फिर हम एक गांधी जो है, जो सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की सर्वा हैं, उन्होंने सरकार से एक सवाल पूछा है, मजदूरों से जो किराया सरकार वसूल रही है उसको लेकर के एक सवाल खड़ा किया है और देश में एक चर्चा का विषय है। साथियों, मैं सोनिया गांधी जी को खुले मन से इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि एक देश का जो वीकर सेक्शन है उसकी आवाज को उन्होंने कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, कम से कम उनके ये कहने से एक सरकार के एजेंडे में या सरकार का ध्यान उन मजदूरों की उन समस्या की तरफ गया। सोनिया जी को साधुवाद, लेकिन साधुवाद उस सवाल के साथ भी कि जो गलती बीजेपी शासित राज्यों में हो रही थी, कांग्रेस शासित राज्यों में भी यही गलती हो रही थी। कांग्रेस शासित राज्यों में भी मजदूरों से राज्य सरकारें इसी तरीके से पैसा वसूल रही थी। लेकिन छोड़िए, चर्चा गुलाबी, चूंकि हमने इस चर्चा में जो है गुलाबी आंकड़ों की बात की है। देखिए, गुलाबी आंकड़े जो है वो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि गुलाबी रंग कहीं ना कहीं कवि ये कहना चाहता है कि ऐसे आंकड़े जो देखने सुनने में अच्छे लगें लेकिन अब अपने पीछे कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई छुपाए रखते हैं। सवाल नंबर 1, मैं चूंकि भारत सरकार ये कह रही है कि उसकी जो भोजन की व्यवस्था है, उसकी जो राशन की जो व्यवस्था है, या उसने मजदूरों के लिए जो कामगार हैं उनमें जो फैक्ट्री हैं या जहां भी जो श्रमिक जो मजदूरी कर रहा है उनकी जो आमदनी का सोर्स उन्होंने काटा नहीं है। अगर कोई भी कामगार जिस कारखाने में काम कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम उनकी उनकी जो सैलरी होगी उसको कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता। लेकिन ये सच्चाई क्या है कि वही मजदूर, अगर वो इतना आश्वस्त है, अगर उसके पास जो आवश्यक वस्तुओं की जो डिलीवरी है अगर वहां तक पहुंच रही है, अगर वहां लॉकडाउन के बावजूद या लोग काम से अलग होने के बावजूद अगर उसकी आय सुनिश्चित है, तो वो मजदूर जो है अपने घर की तरफ क्यों जा रहा है? जिस दिन लॉकडाउन हुआ आपने देखा कि 48 घंटे में इस देश में आजादी के बाद आबादी का सबसे बड़ा माइग्रेशन, 60 लाख लोग बिना संसाधनों के, बिना सरकारी सहायता के सड़कों के ऊपर, इस देश में जब सड़कों का जाल है, जब संसाधनों का जाल है, वो भूखे नंगे बिना संसाधनों के अपने परिवारों के साथ एक जगह से दूसरी जगह गए। ये मंजर भी आपने देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है। लेकिन साथियों, मैं इससे थोड़ा सा इतर एक बात करना चाहता हूं। देखिए, ये एक चूंकि ध्यान गया है, लोगों से पैसा वसूला गया। अब सरकार भले ही कहे कि 85 और 15 की लड़ाई जो है, मैं 85 और 15 की लड़ाई को लेकर के कहीं ना कहीं मेरे मन में संशय हुआ, क्योंकि हमको बचपन से दलित मूवमेंट में हम जो सीखते हैं उसमें हमको यही तो बताया जाता है कि इस देश में लड़ाई कहीं ना कहीं 85-15 की है, और वो 85-15 की लड़ाई ही कहीं ना कहीं आपको आज सरकार की तरफ से बयानबाजी में नजर आ रही है। देखिए, मैं सरकार का ये आंकड़ा कहीं ना कहीं झूठा है। आप तमाम मीडिया में देखिए, अगर मजदूर टिकट ले रहा है, अगर नासिक से अगर आप रेलवे का किराया चेक करेंगे तो जनरल कैटेगरी का जो किराया है वो नासिक से भोपाल तक का किराया 305 रुपये है। सरकार ने वहां मजदूरों से ट्रेन के अंदर टिकट के पैसे 315 रुपये वसूले हैं, जिसमें यह कहा गया कि 10 रुपये आपसे पानी के वसूले जा रहे हैं। तो सरकार झूठ बोल रही है, सरकार का दावा झूठा है। और आज ऊपर से ये बातें, और इन हालात में जब दुनिया का आप कैसी बात कर रहे हो, तमाम दुनिया का आप जो प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों के बाद अगर दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो मानव संसाधन है, उस मानव संसाधन का, उन मजदूरों का आप इस तरीके से अपमान करेंगे कि आप उनके लिए एक ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं करेंगे। और वो ट्रेन जिसका पैरा नंबर
आप 11 अगर आप रेलवे का अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 11 पे भारतीय रेल ये कहती है कि सरकार, राज्य सरकार ये तय करेगी कि किसको जाना है और किसको आना है, और उसके से जो पैसा है रेलवे तो राज्य सरकार से लेगी, लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं उस पैसे की वसूली मजदूरों से करेगी, जो हो भी रहा है। साथियों, ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी। मैं एक चीज, मेरा जो ध्यान आज इस चर्चा में जो आपके बीच में आने का है, क्योंकि आप तमाम जो संचार के माध्यम है इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन एक बात मैं आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए चर्चाएं, कभी कभी चर्चाएं जो है, जैसा देश में चर्चाएं होती हैं, सच्चाई कुछ उसके इतर भी होती है। उन सच्चाइयों को जानना, उन सच्चाई के बारे में पता करना हमको जानना चाहिए। और सच्चाई ये है कि देखिए, रेलवे ने और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा खेल किया है। उस खेल के अंदर आपने ये नहीं मालूम कि राज्य सरकार ये तय करेगी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो नोडल ऑफिसर है वो तय करेगा कि किस व्यक्ति को आने का, ट्रेन में यात्रा करने का मौका मिलेगा। अब आप ये देखिए कि जब राज्य सरकार का नोडल ऑफिसर ये तय करेगा, क्योंकि आप खुले में टिकट नहीं ले सकते या स्टेशन के ऊपर जाकर के टिकट नहीं लेंगे, तो ये राज्य सरकार तय करेगी कि पहले यात्रा करने का मौका किसको मिलेगा। और आपको एक बात नहीं मालूम शायद कि इस देश में जो धार्मिक पर्यटन होता है, यहां पर्यटन भी धर्म के आधार पर होता है, तो जो धार्मिक पर्यटन पे लोग इस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हुए थे, उनमें कुछ लोगों को तो सरकार ने मौका दिया। मैं आपको इससे पहले भी बताया कि हरिद्वार में 800 लोग जो गुजराती जो तीर्थ यात्री थे, सरकार ने उनको भेजा, कोई दिक्कत नहीं, उनको भेजना चाहिए था, ठीक है, वो एक भाग्यशाली थे। ऐसे ही आपने वाराणसी में जो तीर्थ यात्री जो साउथ के रुके हुए थे, उनको भी आपने भेजा। कोटा में आपने छात्रों को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं, आप ला सकते हैं। और वो अगर आप उनसे किराया वसूले ना वसूले, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर इस देश में अगर मजदूर सड़क के ऊपर उतर करके, ऐसे माहौल में जब चारों तरफ महामारी का माहौल है, तो मजदूर की ऐसी वो कौन सी मजबूरी है जो उसको इनिशिएट कर रही है इन बातों के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए, कि वो आकर के सड़क के ऊपर ये मांग कर रहा है कि आप जो हैं मेरे लिए, मेरे जाने का जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करें। तो आप ये देखिए, गुजरात और आप सूरत में जो बवाल मचा है, और तमाम देश के हिस्सों में जो मजदूर है, जो आंदोलन कर रहा है, उसके दुखों का कारण ये है कि ये दिखाया जा रहा है कि श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन बेसिकली पहला मौका मजदूर को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकारें जो धार्मिक जो पर्यटन कर रहे थे लोग, जो धार्मिक यात्राओं पे लोग थे, पहले मौका उनको दिया जा रहा है, मजदूरों को बाद में दिया जाएगा। और सरकार हमको एक बात और बता दे, आप ये कह रहे हैं कि हम तमाम जो आपका श्रमिक वर्ग है उसको लेकर के आएंगे, तो आप मुझे ये भी बताइए, क्या इस देश में मात्र 34 ट्रेन अवेलेबल हैं? अगर मैं उत्तर प्रदेश का, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश के मजदूरों का आंकड़ा अगर आपके सामने रखूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में 28 लाख उत्तर प्रदेश के मजदूर जो हैं वो महाराष्ट्र में 28 लाख है। अगर 34 ट्रेन चल रही है, और एक ट्रेन में, आपने रेलवे की वेबसाइट पर आप जाकर के देखोगे तो एक ट्रेन में 1012 लोगों से ज्यादा यात्रा कर नहीं सकते। अगर आप 34 गुना 1000 भी कर दें, तो आप अगर ये सारी ट्रेन अगर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर के आना शुरू करती है, तो 90 दिन महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश के मजदूरों को निकलने में लगेगा। इसलिए मजदूर चिंतित है। आप इन बातों को समझिए। मुद्दा यहां पैसा नहीं है, मुद्दा यहां किराया नहीं है, लेकिन मजदूर को मौका नहीं दिया जा रहा। राज्य सरकारें जो उनके पसंद के लोग हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनकी फितरत है ये। अगर यही केंद्र सरकार अगर विदेश से लोगों को लेकर के आती है, तो आपने हवाई किराया कितने लोगों से वसूला?
जापान का वो डायमंड जो आपका शिप है वहां से आप लोगों को लेकर के आए। भारत सरकार बताए कि किन लोगों से आपने कितना पैसा वसूला, ईरान से आप लेकर के आए। तो आज आप बता रहे हैं ना, आप मजदूर का मजाक मत बनाइए। मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि कोरोना के बाद इस दुनिया का अर्थ का तंत्र और अर्थ का सेंटर बदलेगा। 50 में हमारी स्थिति और चाइना की स्थिति एक है, लेकिन चाइना हमसे ऊपर क्यों गया? उसकी इकोनॉमी क्यों गई? उसकी इकोनॉमी इसलिए गई कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आरंभिक अवस्थाओं में चाइना के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास मानव संसाधन था। उसने तमाम दुनिया की टेक्नोलॉजी अपने यहां इसलिए बुलाई कि उसके पास मानव संसाधन था। उस मानव संसाधन का बेहतर उपयोग किया। तो मैं भारत सरकार से यह भी कहूंगा कि आपके पास मानव संसाधन है। अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ा करना चाहते हैं इन व्यवस्थाओं के बीच में, तो जो आपका मानव संसाधन है, जो आपके देश के निर्माण में सबसे बड़ा सहयोग देता है, आज उसका आपको अपमान नहीं करना चाहिए। उसके दुख में खड़ा होना चाहिए। सरकारी व्यवस्थाओं के ऊपर और सरकारी संसाधनों के ऊपर, यह भारतीय संविधान भी कहता है, यह बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी कहता है कि किसी भी सरकारी संसाधन के ऊपर जो समाज का सबसे वीकर सेक्शन होगा उसी के ऊपर अधिकार होना चाहिए। और साथियों, मैं आपके माध्यम से, देखिए, चुप रहना कोई रास्ता नहीं हो सकता, चुप्पी कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं हो सकता। मैं इस देश के तमाम दलित लीडर्स और तमाम पार्टियों के अध्यक्ष से मेरी उम्मीद थी, मैं उम्मीद सोच रहा था कि उनकी तरफ से यह मांग आनी चाहिए थी, और यह बड़ी मांग थी। और आपने देखा कि 60 लाख, हालांकि लोगों ने कहा, मांग रखी कहीं ना कहीं, लेकिन आपको चुप नहीं रहना। आपको इस माहौल का शिकार नहीं होना चाहिए कि कोरोना एक महामारी है, इसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश में जो राजनीतिक लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है। बाकी दल भी लड़ेंगे, कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी। तमाम क्षेत्रीय दलों को या तमाम उन वीकर सेक्शन की पार्टियों को भी आगे आना चाहिए। और इस राजनीतिक लड़ाई में आपको सरकार को नहीं घेरना है, लेकिन अगर आपका जो वोटर है, आपका जो सपोर्टर है, उसके अंदर एक विश्वास आपको पैदा करके रखना पड़ेगा। सरकार की नाकामियां उसके ऊपर आपको नहीं हावी होनी चाहिए, उससे सवाल कंटिन्यूएशन में पूछना चाहिए। आज आपको मुद्दा यही बनाना है कि मजदूरों से पैसा वसूलने के साथ साथ सबसे पहले भारत सरकार को इन ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और उसके साथ साथ नोडल एजेंसी नहीं, एक ऐसा आयोग बने, मजदूरी आयोग, ये तय करे कि इन श्रमिक ट्रेनों के अंदर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो मजदूर है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसको सबसे पहले आने का मौका मिलना चाहिए। इन चीजों को हमको देश दुनिया के सामने बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए। आपसे भी मैं कहता हूं कि आप तमाम सोशल मीडिया के ऊपर तमाम उन डिबेट को तो आप देखें, सोचें कहीं ना कहीं, लेकिन आपको यह भी रखना चाहिए कि इस तरह की खबरें आपको किराए वाली खबरें तो रोज मिलेंगी, लेकिन कोई भी मेन मीडिया जो सच्चाई है, जिसको भारत सरकार छुपाना चाहती है, जिसको तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, वो भी इस बात को नहीं रखना चाहते कि राज्य सरकारों का नजरिया मजदूरों के प्रति बहुत सीरियस नहीं है। राज्य सरकारें पहले अपने वोटर, अपने सपोर्टर की जो वापसी है उसको सुनिश्चित करेंगे, और इस देश का जो गरीब, जो वीकर सेक्शन है, इस देश का, चूंकि वीकर सेक्शन में मैं दलित इसलिए कहता हूं कि हालांकि गरीबी की कोई जात नहीं होती, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज भी इस देश में, आजाद भारत में, तमाम ऐसी जातियां हैं जो तमाम की तमाम जातियां गरीब ही पैदा होती हैं और गरीब ही मर जाती हैं। और आज भी इस सवाल को जरूर मैं कहूंगा कि देखिए, आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा, आपको बाबा साहब के उस आर्थिक एजेंडे की तरफ जाना पड़ेगा। आपका जो संसाधन है, आपका जो वोटर है, आपका जो सपोर्टर है, आपके समाज की जो सबसे बड़ा संसाधन है, जो सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा होता है, आज आप उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और आज आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हजारों साल से जो दलित है, जो गरीब है, जो गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार, आज भी सरकार की गलत नीतियों के कारण से बना हुआ है। यह सवाल है, और इस सवाल को आपको इसका हल भी ढूंढना पड़ेगा।
और इस बात को थोड़ा सा देश दुनिया के सामने आपको लाना चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम में आपको सहभागिता करनी चाहिए। इस तरह के विचार, चाहे आप सोशल मीडिया से, चाहे आप उसको शेयर करें, चाहे आप उसको लाइक करें, या जो भी आपके पास संसाधन हो, तमाम इस तरह का सरकार का जो सरकार के सामने एक सवाल हमेशा बना के रखना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। हर महीने आपको बहुजन आंदोलन के इतिहास की जानकारी देने वाला बहुजन कैलेंडर। संपर्क करिए 9013942612 या फिर 01141427518 पर, या फिर ईमेल करिए dalitdastak@gmail.com। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।